क्या हम वास्तव में चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर पाएंगे? ये कितना आसान होने वाला है और कितना कठिन होने वाला है? क्या है चाइना और भारत के बीच ट्रेड डेफिसिट? क्या होता है चाइना का डेट डिप्लोमेसी? आज हम जानेंगे इन्हीं सब चीजों के बारे में अपने इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत। सबसे पहले ये बता दूं कि शुरुआत कहां से हुई है और क्यों ऐसा हो रहा है। जब से कोरोना वायरस दुनिया में आया तब से चाइना की बहुत थुतू हुई और हाल फिलहाल के सालों में भारत काफ़ी नज़र में रहा है अदर कंट्रीज़ के। इस वजह से लोग दूसरा ऑप्शन भारत को देखने लगे। ऐसे में चाइना को ये बात पच नहीं सकती थी। चाइना के कंपैरिजन में भारत को लोग ज़्यादा सम्मान देने लगे थे। इस वजह से चाइना ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों का ध्यान इस चीज़ से हटे और मेरी जो बदनामी हो रही है दूसरे मुद्दे पर चला जाए। वो लद्दाख की तरफ से अवैध घुसपैठ चालू करता है। अब ऐसे में मान लीजिए वो पीछे तो हट जाता है, हमारे सैनिकों के द्वारा पीछे हटा दिया जाता है वो, लेकिन यहीं से पूरी शुरुआत हो जाती है ये बैन करने की, बाइकआउट करने की। चाइनीज प्रोडक्ट्स को आज ही नहीं, इसके पहले भी कई बार बॉयकॉट करने की मुहिम चल चुकी है। और इस बार जब चाइना लद्दाख की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश करता है तब भी लोगों को बहुत बुरा लगता है। और सोनम वांगचुक जो कि जिनसे प्रेरित होकर 3 इडियट्स मूवी बनी थी, उन्होंने नई मुहिम छेड़ी फिर से कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जाए। चाइना के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने से पहले चाइना की एक नायाब रणनीति को भी आइए हम समझ लेते हैं, जिसे कहते हैं डेट डिप्लोमेसी। इसे अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो चाइना डेवलपिंग कंट्रीज को उधार देता है। अब देखिए, उधार देने का 2 कारण है। पहला तो ये कि डेवलपिंग कंट्रीज ही हैं जिन्हें उधार की जरूरत पड़ेगी, ये जाहिर सी बात है। दूसरा ये कि डेवलपिंग कंट्रीज ही हैं जो हो सकता है कि उधार ना भी दे पाएं, और जब वो उधार नहीं दे पाएंगी तब चाइना उनके ऊपर कब्जा कर लेगा, उनकी उतनी जमीन पर या किसी भी चीज पर हक ले लेगा अपना। 150 कंट्रीज को $1.5 ट्रिलियन तक लोन दे चुका है चाइना। आप ये समझिए, जो संस्थाएं बनाई गई हैं लोन देने के लिए ट्रेडिशनली, वर्ल्ड बैंक, IMF, OECD, ये सब पीछे रह जा रही हैं लोन देने के मामले में चाइना से। ऐसा क्यों हो रहा है? यही है डेट डिप्लोमेसी, यही से ही कहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं डेट डिप्लोमेसी का। श्रीलंका गवर्नमेंट हम्बनटोटा पोर्ट बनवा रही थी। अब उसके लिए उनके पास पैसा नहीं था तो वो चाइना से उधार लेने लगे, लोन लेने लगे। अब चाइना भी फटाफट उनको देता गया पूरा फ्रीली, आराम से। और हम्बनटोटा पोर्ट के पास 15,000 एकड़ जमीन थी जिस पर चाइना की निगाह धंसी हुई थी। वो चाह भी रहा था, उसने डिमांड किया, लेकिन तब श्रीलंका गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, दिया नहीं। लेकिन हम्बनटोटा पोर्ट बन गया। अब पैसा बहुत ज़्यादा लग चुका था और रीपेमेंट करने में दिक्कत हो रही थी, नहीं हो पा रहा था। तब क्या हुआ कि चाइना ने रीपेमेंट के तौर पर 15,000 एकड़ जमीन वो ले ली। 99 साल के लिए अब वो जमीन उसकी चाइना की हो गई है। और वो अब समझिए कि इस वजह से वो जमीन चाइना के कब्जे में आने की वजह से चाइना मुश्किल से कुछ 100 मील दूर ही रह गया है भारत से। अपने प्रतिद्वंदी भारत से कुछ 100 मील दूर ही रह गया है। वहाँ पर वो अपने सैन्य स्थान भी बना सकता है, वहाँ पर निगरानी रख सकता है भारत पर, वहाँ से वो। तो सोचिए, ये है डेट डिप्लोमेसी। इस तरीके से काम किया जाता है। और यही बर्ताव वो सेम मालदीव के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, जितने भी सराउंडिंग कंट्रीज हैं इंडिया के, उन सब के ऊपर ये कर चुका है। अब समझिए किस तरीके से घेरा जा रहा है भारत को। अब चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट करना हमारे लिए कितना आसान है और कितना कठिन है, इसके लिए सबसे पहले हमें ट्रेड डेफिसिट समझना हो। 2018-19 में भारत ने चाइना से करीब $70 अरब का इंपोर्ट किया है, जबकि चाइना के लिए एक्सपोर्ट जो हुआ है वो सिर्फ $17 अरब का हुआ है। आइए हम देखते हैं कि हमारे अलग अलग सेक्टर्स में कितना ज़्यादा शेयर लगा चुका है चाइना। एग्रीकल्चर के सेक्टर में अगर हम देखें तो $510 मिलियन लगाया है चाइना, और जहां पर 3 डील्स हुई हैं। एनर्जी के क्षेत्र में अगर हम देखें तो $1,590 मिलियन शेयर लगा हुआ है चाइना का, जहां पर 7 डील्स हुई हैं। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में अगर हम देखें तो $510 मिलियन लगा हुआ है, जहां पर 3 डील्स हुई हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हम देखें तो $1,080 मिलियन लगा हुआ है चाइना का, जहां पर 1 डील हुई है। मेटल्स के क्षेत्र में देखें तो $1,310 मिलियन लगा हुआ है चाइना का, जहां पर 4 डील हुई है। अदर्स फील्ड में अगर हम देखें तो $4,310 मिलियन लगा हुआ है चाइना का, जहां पर 12 डील हुई है। रियल एस्टेट में अगर हम देखें तो $540 मिलियन लगा हुआ है चाइना का, जहां पर 3 डील हुई है। टेक्नोलॉजी की फील्ड में देखें तो $1,130 मिलियन लगा हुआ है चाइना का, जहां पर 5 डील्स हुई हैं। टूरिज्म के क्षेत्र में अगर हम देखें तो $1,270 मिलियन लगा है चाइना का, जहां पर 2 डील हुई हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से समझिए कि आज के दौर में कितना अहम भूमिका रख रहा है चाइना हमारे अलग अलग सेक्टर्स में। और अगर आप ये देखना चाहें कि समय के साथ हम कितना ज्यादा चाइना के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं।
देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीनरी के मामले में हम थोड़ा सा आत्मनिर्भर हुए हैं 2017-18 की अपेक्षा 2018-19 में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर मशीनरी पे आते हैं, तो देखिए 2017-18 में जो 87,282 इंपोर्ट हुआ करते थे, वो अब 2018-19 में 93,616 हो रहे हैं, जो कि 7.26% काफ़ी ग्रोथ हुआ है। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिकल्स में यहाँ पर भी लगातार डेटा बढ़ रहा है। प्लास्टिक आइटम्स में भी देखिए लगातार डेटा बढ़ रहा है। फर्टिलाइजर्स में भी लगातार डेटा बढ़ रहा है। आयरन एंड स्टील आइटम्स में भी लगातार डेटा बढ़ रहा है। आप नीचे पूरी लिस्ट देख लीजिए, लगातार डेटा बढ़ रहा है। इससे साफ पता चलता है कि हम किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा चाइना पर डिपेंड होते चले जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जो कि हमारे भारत के मार्केट को तोड़ के रख सकता है। चीन के द्वारा सबसे ज़्यादा नुकसान खिलौना बनाने वाली कंपनियों को हुआ है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो भारतीय मार्केट में खिलौना बनाने वाली भारतीय कंपनियां सिर्फ 20% थीं और चीनी कंपनियां 80% थीं। और अगर पिछले 5 साल के डेटा को लेकर मैं आपसे बात करूं तो 40% कंपनियां ऐसी हैं खिलौनों की जो कि बंद हो चुकी हैं और 20% ऐसी कंपनियां हैं जो कि बंद होने की कगार पर हैं। और इसी तरह चीन ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की भी कमर तोड़ रखी है। जब भारत कोई सामान एक्सपोर्ट करता है चाइना में, तो वो चाइना को 8% टैक्स देता है, और जब चाइना कोई सामान एक्सपोर्ट करता है भारत में, तो वो इसको सिर्फ 2% टैक्स देता है। अब इस चार्ट से हम ये समझ सकते हैं कि चाइना हमारे फॉरेन ट्रेड में भी अपनी कितनी ज़्यादा धाक जमा कर रखा हुआ है। ये जो ब्लू पिलर है कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करते हैं, तो ब्लू पिलर ये शो करता है कि चाइना का शेयर हमारे इंडियन इंपोर्ट में कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि 38.85% है इंपोर्ट में। और अगर वहीं हम बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो ये जो रेड पिलर है एक्सपोर्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ 3.08% एक्सपोर्ट दे रहा है हमें चाइना। तो ये बात हो गई कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो आप गुड्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट्स हो गए, मशीनरीज हो गई, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए। देखिए यहाँ पर जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिल रहा है, 38.85% और दूसरी तरफ 3.08%। अब आते हैं हम कंज्यूमर गुड्स पर। कंज्यूमर गुड्स वो होता है जो कस्टमर लेता है और डायरेक्ट कंज्यूम कर लेता है, उसमें मीडिएटर कोई दूसरी चीज़ की जरूरत नहीं होती है, जैसे क्लॉथिंग्स हो गई, फूड हो गए, ज्वेलरी हो गई, ये सब कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। यहां पर भी देखिए 19.19% इंपोर्ट हो रहा है सिर्फ, और 1.41% आपको क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। सिर्फ इतना सा एक्सपोर्ट और इतना ज्यादा इंपोर्ट। अब आते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स पर, जिसे कि हम सेमी फिनिश्ड गुड भी कह सकते हैं, जैसे कि जो आधा तैयार हो, जैसे कि वुड हो गया, स्टील हो गया, शुगर हो गया। तो इन सब में भी आप देख सकते हैं कि हमें अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ हम इंपोर्ट कर रहे हैं 15.19% का, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट देखिए कितने को हो रहा है, सिर्फ 6.91% का। अब आते हैं हम रॉ मटेरियल्स पे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिल तो रहा है, जहाँ पर इंपोर्ट 0.42% का हो रहा है, जबकि एक्सपोर्ट 10.03% का हो रहा है। पर दोस्तों हम यहाँ पर एक चीज़ सोच सकते हैं, यहाँ पर हम एक दिमाग लगा सकते हैं। सोचिए कि रॉ मटेरियल्स हमसे लेके और गुड्स तैयार करके हमारे ही यहाँ मार्केट बनाई जा रही है इतने बड़े स्तर पर, हम क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हैं? हम क्यों नहीं गुड्स तैयार कर पा रहे हैं? इसका मतलब हमारे लिए आसान हो सकता है गुड्स तैयार करना। ये तो रही ट्रेड डेफिसिट की बात। अब हम बात करते हैं चाइना के चाणक्य नीति की बात, जिसको भी उसने भारत से ही चुराया है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये थी चाणक्य नीति। अब जब भी भारत पाकिस्तान से ये कहता है कि हम आपसे सिंधु संधि तोड़ देंगे, तब पाकिस्तान तुरंत ये धमकी देता है कि हम चाइना से कह देंगे कि वो आपसे ब्रह्मपुत्र संधि तोड़ दे। अब ये सिंधु संधि, ब्रह्मपुत्र संधि क्या है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, आप उसमें आसानी से इस पूरे मुद्दे को समझ पाएंगे, इस पूरे टॉपिक को समझ पाएंगे। खैर अभी हम शॉर्ट में बता के आगे बढ़ते हैं। सिंधु संधि की जो बात ये हुई है तोड़ने की, ये उरी के टाइम पे भी उठी थी, पुलवामा के टाइम पे भी उठी थी, ऐसे उठती रहती है। और जब ये उठती है तुरंत वो धमकी देता है कि हम भी चाइना से कह देंगे कि वो भी आपसे ब्रह्मपुत्र संधि तोड़ देंगे। अब ब्रह्मपुत्र संधि तोड़ने से क्या हो जाएगा कि असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब पानी की त्रासदी में डूब जाएंगे। अब ये समझिए कि ये तो कहता ही है, चाइना सपोर्ट में आ भी जाता है, चाइना सपोर्ट में आ जाता है और तुरंत वो भी कहता है कि हम ब्रह्मपुत्र संधि तोड़ देंगे, वास्तव में तोड़ देंगे। और जिससे साबित हो जाता है कि चीन दुश्मन का दुश्मन दोस्त के फार्मूले पे काम कर रहा है। अब जब आपने ये समझ लिया कि किस तरीके से हम चाइना के ऊपर धीरे धीरे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, किस तरीके से चाइना डेड डिप्लोमेसी के थ्रू हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, तब आपको यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी कि क्या हम चाइना के प्रोडक्ट का एक्चुअली बॉयकॉट कर पाएंगे आसानी से या नहीं, या हमारे लिए आसान होगा या कठिन होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये समझ लीजिए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये नियम है कि अगर दो देश के बीच में कितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हों, कितने भी विवाद हों,
फिर भी वो दोनों देश आपस में जो व्यापार है आपस में नहीं तोड़ सकते हैं, उनको करना ही पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पर छोड़ दें वो अलग बात है, लेकिन पूरा व्यापार ठप कर दें, बैन कर दें, बैन लगा दें किसी एक देश के ऊपर कि हमारे देश में व्यापार नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो गवर्नमेंट प्रत्यक्ष रूप से बैन नहीं कर सकती है चाइनीज प्रोडक्ट का या चाइना का, लेकिन हाँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर बैन लगा हुआ है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जिन पर बैन लगा, वो क्वालिटी के चक्कर में लगा। मोबाइल कंपनियां थी जिन पर बैन लगा, वो उनके IMEI नंबर न होने की वजह से लगा। तो गवर्नमेंट पूर्णतः बैन तो नहीं लगा सकती है चाइना पर, लेकिन हाँ एक काम जरूर कर सकती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो होता है वो एक टैक्स होता है दोस्तों, जो कि फॉरेन से अगर कोई प्रोडक्ट आता है तो उसके ऊपर लगाया जा सकता है, लगाया जाता भी है। अगर वो बढ़ा दिया जाए तो जो इतना कम रेट होता है चाइनीज प्रोडक्ट्स का वो बढ़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इंडियन प्रोडक्ट्स के बराबर। अब ऐसे में चाइना या तो यहाँ पर स्टैंड करेगा या तो चला जाएगा। अगर चला जाएगा तो एक अच्छी बात यह है कि सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स बचेंगे हमारे पास और लोग उसको खरीदेंगे। लेकिन एक बुरी बात यह भी हो जाएगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ चाइना ही पूरा कर पा रहा है। यहाँ पर इंडिया में चाइना ही उन आवश्यकताओं को हमारी पूरी कर पा रहा है, तो तुरंत इतनी कंपनी खड़ी कर देना उन सब आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, उन सब गुड्स को तैयार करने के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब ये धीरे धीरे किया जाए, या तो कि जो प्रोडक्ट्स वहाँ पर आ रहे हैं धीरे धीरे बॉयकॉट किया जाए और धीरे धीरे इधर से अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाए। एक तरफ आत्मनिर्भरता को बढ़ाते रहिए और एक तरफ उनके प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी अलग अलग धीरे धीरे करके उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स पर बढ़ाते रहिए। तो इससे क्या होगा कि हम एक तरफ आत्मनिर्भर भी होंगे और एक टाइम पे हम तुरंत ये अलग भी हो सकते हैं। लेकिन अभी अलग होना काफ़ी मुश्किल होगा हमारे लिए, क्योंकि इतनी जल्दी इतने कम समय में तैयार करना सारे वो गुड्स जिसकी आपूर्ति चाइना अभी तक कर रहा था बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ धीरे धीरे हमें आपको करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, वरना एक दिन मार्केट खत्म हो जाएगी, इंडिया की मार्केट खत्म हो जाएगी तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और चाइना कोई हमारा इतना सगा भी नहीं है, वो हमेशा हमें डिफीट करने की कोशिश करता रहता है। ऐसे में ये उसकी चाल भी हम मान सकते हैं, सिर्फ बिजनेस ही नहीं, सिर्फ धंधा ही नहीं, ये उसकी चाल भी मान सकते हैं कि अपने ऊपर डिपेंडेंट करके चारों तरफ से हमें घेर के एक बार अटैक करेगा, निकल लेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी कहानी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। मैंने हर एक पहलू को आपके सामने रखा, समझाने की पूरी कोशिश की है। और अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एक बार मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।